नमस्कार, आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकरा ढगुना। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे, जहां वह पौधारोपण कर पीएम के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस दौरान सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सभी को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। हमारे अध्यात्मवाद की, हमारे विकास की, हमारे विचार की, हमारी सोच की हवाएं चांद तक भी पहुंची हैं। और सच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश आज गौरवान्वित महसूस करता है और देश गर्व महसूस करता है जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक भारत के दक्षिणी हिस्से से चंद्रयान को उड़ाते हैं और भारत चंद्रमा पर पहला देश बनता है जिसका चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई उतरता है तो वो भारत का चंद्रयान। वहीं हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुंबकम व्याख्यान श्रृंखला का और आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना हमारे लिए गर्व की बात है। हम सभी का ये सौभाग्य है कि आज G20 की इस विशेष व्याख्यानमाला के अवसर पर हम सभी को आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए ऊर्जादायी होगा, ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। भाइयों बहनों, इतिहास में बिरले ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है और मैं कह सकता हूँ पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ऐसी ही एक विभूति थे जिनका समूचा जीवन भारत के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए समर्पित रहा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा का मंत्र देकर उन्होंने समाज में जो जन जागृति लाने का पुनीत कार्य किया है, उनको आने वाले समय में कई पीढ़ियाँ उनको हमेशा उनका स्मरण करेगी, उनकी ऋणी रहेगी। माँ गायत्री व यज्ञ को घर घर तक स्थापित करने और सनातन संस्कृति को पुनः परिभाषित करने में साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, जनशक्ति का संरक्षण, युवाओं को संगठित करने का कार्य आज पंडित श्री राम शर्मा जी के विचारों पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की। ये उनका मन की बात का 104वां एपिसोड था। इस दौरान कई जगहों पर समूह बनाकर लोगों ने पीएम की मन की बात सुनी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने बताया कि उन्होंने आज महिला सशक्तिकरण, आधुनिकीकरण के लिए विषय में बात की है। वहीं उन्होंने चंद्रयान 3 की सकुशल लैंडिंग को लेकर भी सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे बताया कि आज देश हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है और देशवासी भी इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का आज 104वां संस्करण था और हमेशा की तरह उन्होंने इस संस्करण में भी देश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और देश को, जनता को प्रेरित भी किया। आज के एपिसोड में जहां उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में उल्लेख किया, वहीं महिला सशक्तिकरण के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया और ये भी अवगत कराया कि महिलाएं हर क्षेत्र में, इसमें विज्ञान भी शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
इसी प्रकार से उन्होंने जो टूरिज़्म है, पर्यटन है, उसके बारे में भी जानकारी दी और ये भी कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। वहीं ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 104वां एपिसोड पूरा करके रिकॉर्ड कायम किया है और ऐसे रिकॉर्ड वाले तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पहले प्रधानमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, मन की बात प्रधानमंत्री देश को बढ़ता हुआ जनाधार देशी संस्कृति युवाओं के अंदर जो आज की तारीख में देश के प्रति रुझान पैदा हो रहा है। देश में हमारी क्या चुनौती है, देश में क्या चुनौती है, देश के मानस को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है। नॉन पॉलिटिकल होता है और मेरे ख्याल विश्व में रिकॉर्ड बना है कि पहले ही प्रधानमंत्री ने 104वां एपिसोड किया है। ये लोग जितना प्यार उनको कर रहे हैं, मुझे साफ साफ जाहिर दिखाई देता है कि आने वाले समय के अंदर उनके संस्कृति का जो आह्वान किया है वो आगे बढ़ेगा। कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है, कोर ग्रुप की बैठक होगी, सभी मुद्दे होंगे। एक राजनीतिक दल है तो राजनीति के मुद्दे सारे रहने वाले हैं। उसमें 2024 भी रहेगा और बाई इलेक्शन भी हो सकता है और कुछ और भी चुनाव होंगे, सभी विषयों में बात की है। चुनाव 2024 में मेन मुद्दा फोकस होगा। हमें मुद्दों की आवश्यकता नहीं होती, हम लगातार हर साल एक साल बेमिसाल जनता के बीच में रहते हैं, सेवा भाव से रहते हैं, तो उतनी ही तैयारी करनी होती है जैसे बच्चा अपने आखिरी महीने में एग्जाम से पहले तैयारी। क्या आज दायित्व के बंटवारे में भी अनुमति ले सकते हैं या मोहर लग सकती है? मोहर उसमें मैं बहुत कुछ पहले बोल चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। इस पर प्रत्येक कर्मचारियों को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूल में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधित स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगार को पहला मौका दिया जाएगा। वहीं आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया गया है। शिक्षा कार्यालय में 334 पदों पर भर्ती की जानी है, जबकि 2030 पद स्कूलों के लिए तय किए हैं। वहीं अधिकारियों के कार्यालय में संबंधित ब्लॉक और जिले के बेरोजगार का चयन भी किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। नौकरी दी जाएगी, आउटसोर्स कंपनी का चयन किया जा रहा है। इस रूप में आप देखते हैं खासतौर पर जब बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके समाधान के लिए भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कदम उठाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वागत योग्य। दिसंबर में उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर सरकार अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस समिट के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। इस आयोजन पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल विष्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। पूर्व में 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट का हवाला देते हुए पूछा कि उस समय जो इन्वेस्टर आए थे और जितने इन्वेस्टर्स की बात कही जा रही है, क्या प्रदेश में उसे धरातल पर उतारा गया है।
उन्होंने इसके अलावा इन्वेस्टर समिट को पूरी तरह से दिखावा करार देते हुए प्रदेश सरकार पर कई और कटाक्ष किए। देखिए, इन्वेस्टर मीट की बात बड़े जोर शोर से हो रही है। तमाम जगह सरकार जो है रोड शो भी कर रही है। उत्तराखंड में इन्वेस्ट आना चाहिए, ये अच्छी बात है। सरकार कह रही कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट आएगा। हम तो कह रहे हैं भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ जी इतनी शक्ति दें मुख्यमंत्री जी को कि राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएं। हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे बेरोजगार नौजवानों को अगर रोजगार मिलेगा, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। लेकिन प्रदेश के बेरोजगार सवाल पूछ रहे हैं कि 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसका उद्घाटन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में किया था। तब प्रदेश को भरोसा दिलाया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हैं। ये MOU जो है पहाड़ में विकास की राह खोलेंगे, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, पहाड़ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन तस्वीर उसके उलट है। 1.5 रुपया भी कहीं नहीं दिखाई देता जो लगा हो। पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है। 270 लोग उत्तराखंड से प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं, ये सरकार की ही रिपोर्ट कह रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे पिछले अनुभव बहुत कड़वे हैं। निवेश के नाम पर, इन्वेस्टर मीट के नाम पर राज्य की जनता से छल हुआ है। भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, हम भगवान से इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में शेडगुल बसाए गए, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लगे, राज्य के बेरोजगारों को रोजगार भी मिला, लेकिन उसका ढोल नहीं पीटा गया। कोई इन्वेस्टर मीट नहीं हुआ। लेकिन बिना ढोल पीटे भी उद्योग कैसे प्रदेश में आ सकते हैं, प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है। सरकार को इस बीजेपी सरकार इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ये एक चेहरा चमकाने की कवायद भर है। इससे सरकार प्रदेश की जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। साथ ही मीडिया का भी ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, जिससे वह अंकिता भंडारी कांड, पेपर लीक मामले, अग्निवीर जैसे दमनकारी योजना, स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत जैसी मूलभूत समस्याओं पर सवाल ना पूछ सके। इन सभी सवालों से सरकार घिर रही थी। इसीलिए सरकार ने प्रदेश में नैरेटिव बदलने के लिए इन्वेस्टर समिट करने की योजना बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसी की लागत दे दीजिए। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि 1,40,000 करोड़ के MOU साइन हुए। बाद में बीजेपी का अधिकृत बयान आया कि 70,000 करोड़ रुपए जमीन पर उतर चुके। अगर ऐसा होता तो प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की फहरिस्त लंबी नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अब कह रही है कि त्रिवेंद्र सरकार के समय 18 बड़ी कंपनियां यहां आई, जबकि इनकी वेबसाइट कहती है कि 2014 के बाद से उत्तराखंड में कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं लगी है। चेहरा चमकाने की कवायद भर मुझे दिख रही है और प्रदेश के जो मौजू मुद्दे हैं जो कि मुख्यमंत्री धामी को और उनकी पूरी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने भर के लिए है। चैनलों का ध्यान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगा दो ताकि अंकिता भंडारी के हत्यारों को कौन सी सज़ा मिली वो पूछ ना पाएँ, ताकि वो पूछ ना पाएँ कि भर्ती घोटाले में जो लोग संलिप्त हैं उनका क्या हुआ। वो पूछ ना पाएँ कि आपने अग्निवीर जैसी इतनी दमनकारी जो योजना है वो क्यों उत्तराखंड के युवाओं पर थोपी। वो ये पूछ ना पाएँ कि आज इतनी सैकड़ों के हिसाब से सड़कें बाधित क्यों हैं, क्यों स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल है, शिक्षा में हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। ये सारे जो सवाल हैं इससे कहीं ना कहीं घिर रही थी सरकार। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए और प्रदेश में नैरेटिव बदलने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट किया गया था, पहले उसकी तो लागत निकाल के दे दीजिए। त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा 1,40,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। बाद में भाजपा के द्वारा अधिकृत बयान आया कि 70,000 करोड़ ज़मीन पर उतर गए हैं उस इन्वेस्टर समिट के। अब वो कहाँ उतरे, वो रेत में सुई की तरह गायब हो गया वो 70,000 करोड़ रुपया। क्योंकि अगर हमारे प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिला होता तो फिर उनके ऊपर इस तरह से गांधी पार्क पर लाठियाँ नहीं चलानी पड़ती आपको। फिर बेरोज़गार जो पंजीकृत हैं उनकी फहरिस्त लंबी नहीं होती। और अब भाजपा के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय पर जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसके बाद 18 बड़ी कंपनियां यहाँ पर आईं, जबकि जो वेबसाइट है इनकी वो कहती है कि 2014 के बाद से, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल के बाद से उत्तराखंड में तो कम से कम कोई हैवी। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए आप लोग उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। रविवार का दोपहर कोतावली में कुछ लोग एकत्रित होकर पहुंचे। लोगों ने कोतावली परिसर में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को देखकर एसएसआई दर्शन सिंह काला बाहर आए। उन्होंने प्रदर्शन करने का कारण पूछा तो प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक कई आरोप लगाने शुरू कर दिए। माया कुंड निवासी अविनाश परिवाल ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उनका बेटा दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बीती रात पीड़िता का परिवार कुछ गुंडों को लेकर उनके घर घुस आया। उनके घर की महिलाओं को डराया, धमकाया, दुष्कर्म करने जैसी वारदात करने की धमकी भी दी। वहीं मौके पर पुलिस को बुलाकर घटना की जानकारी दी गई। पुलिस को शिकायत देकर 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले भी किया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को कोतावली ले जाने के बाद छोड़ दिया। रात को 10 और 11 के बीच मेरे पड़ोसी मुकेश शर्मा सन ऑफ फूलचंद शर्मा 4-5 अन्य बाहर के अपराधियों के साथ गाड़ी नंबर UP 11 CH 8758 किसे मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी की और करीब 40 से 50 मिनट तक गाली गुप्ता की और घर में घुसाए। और घर में घुसे मेरी लड़की से, मेरी बीवी से बोले कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ था वही आज मैं रेप करने तुम्हारे साथ आया हूँ, जिसको मर्जी बुला लो। पुलिस को तो मैंने सब सेट कर रखा है। और मैंने वहाँ से 112 पे फ़ोन किया। 112 पे फ़ोन करने के बाद 1 घंटे बाद पुलिस आई। जब पुलिस आई तो मैंने अपराधियों को अपने घर से अरेस्ट कराया। उस टाइम अपराधियों को उन्होंने मैं घर में घुसा हुआ पाया पुलिस ने, और पुलिस दोनों अपराधियों को लेके थाने आई। मैंने थाने में FIR लिखाई, जिसकी रिसीविंग कॉपी मुझे थाना ऋषिकेश से दी गई। सुबह जब मैं थाना ऋषिकेश में आया, मैंने पूछा आपने सर क्या कार्रवाई की, तो बड़े आराम से कहते हैं अभी तो इंक्वायरी होगी। तो मैंने कहा सर मुजरिम कहाँ है, तो वो तो मुजरिम को तो मैंने छोड़ दिया शाम को। हमने सर कैसे छोड़ दिया आपने, बाहर के मुजरिम थे जिनका नाम नहीं हमें मालूम, पता नहीं हमको मालूम। जैसे तैसे मौके पे पुलिस को अरेस्ट कराया गया और पुलिस कहती है हमने छोड़ दिया। अब हम चाहते हैं सर कि मेरे साथ उचित से उचित कार्रवाई हो और मुलजिम को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं होंगे थाने के बाहर से धरना प्रदर्शन बंद नहीं हो। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यशाला में सभी जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर V षणमुगम की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के 12 जनपदों के जिला अधिकारी मौजूद रहे। EVM मशीनों और वीवीपैट मशीनों की जानकारी के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को किसी तरह की कोई समस्या ना रहे, इसके लिए पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मशीनों से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या या जानकारी के अभाव को इस कार्यशाला के जरिए दूर किया जाएगा। आज हम लोग ट्रेनिंग आयोजित किया गया था EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग, इसका FLC कहते हैं। इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी DM DO के रूप में काम करेंगे और डिप्टी DO है उनका बुलाया है, हमारा EVM की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है, और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर आ रखा है इसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए। हमारा ECIL इंजीनियर्स है। हम FLC के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका FLC आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है और क्या क्या सावधानी रखना है, और इस प्रोसेस को हमने पूरा बताया गया है। अभी प्रेजेंटेशन हमने लेक्चर के थ्रू दिया गया है। उसमें सेकंड हाफ में हम लोग इसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराएंगे और सभी लोग का हमारा जो ECIL इंजीनियर है वो इंजीनियर डेमो करके दिखाएंगे। सो ये हमारा टीम के द्वारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी लिया जाएगा। सो जो EVM तैयार हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रांग रूम में रखेंगे। उसका जो EVM के जो FLC के दौरान हम प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका उपस्थिति में ये पूरा काम किया जाता है। पर डे उनका अटेंडेंस भी लिया जाता है और बाकी हमारा जितना भी प्रक्रिया है प्रॉपर लगातार हम लोग इसका CCTV में मॉनिटर करेंगे।
इसके अलावा इसमें वेबकास्टिंग भी होगा। वेबकास्टिंग हमारा CEO का भी लिंक मिलेगा और कमीशन को भी उसमें लिंक मिलेगा, उधर से भी उसका देख। वहीं अगले महीने बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरह रणनीति तय कर ली। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए जिस प्रकार 180 बूथ हैं, उसके लिए पूरी रणनीति के तहत सभी को मजबूत कर दिया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा वहां कई बार दौरा भी कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव, उनका भी आज दिल्ली से उत्तराखंड 4 दिन का दौरा है, जो लगातार बागेश्वर के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे सभी नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वह पूरा मजबूत है और वहां की जनता उसको खूब पसंद करती है। जनता महंगाई और बीजेपी की कार्यप्रणाली को त्रस्त हो चुकी है, इसलिए हमें विश्वास है कि बागेश्वर उपचुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। चुनाव पूर्व ही वहां पर जो 180 बूथ हैं उनके पुनर्गठन का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सभी फ्रंटल संगठनों के जो संगठन हैं उसको चाक चौबंद करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण माहरा जी 3 बार वहां पर संगठन की समीक्षा करके आ चुके हैं और वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद जो है प्रदीप टम्टा जी लगातार बागेश्वर में कैंप किए हुए हैं। कार्यकर्ताओं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। किसी भी स्तर पर कोई चूक हम चुनाव में नहीं करना चाहते और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जो है चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी 4 दिन के बागेश्वर दौरे पर जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी भी वहां पर 29 तारीख के बाद जो है दौरा करेंगे और लगातार चुनाव पूर्व तक वहां पर बने। वहीं प्रदेश सरकार उन युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है जो खेल में अपना भविष्य देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के वे युवा जो खेल में बहुत बेहतर कर रहे हैं और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच पर रोशन कर रहे हैं, उनके लिए अब सरकारी नौकरी के दरवाजे खोले जाएंगे। विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार ने कैबिनेट के इस बड़े फैसले को विस्तार से समझाया है कि युवाओं के लिए सरकार किस तरह से खेल के क्षेत्र में नौकरी का तोहफा लेकर आई है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी खेल नीति पारित की थी कैबिनेट ने और उसमें खेलों को उत्तराखंड में प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे बिंदु थे जिस पे की कार्रवाई खेल विभाग को करनी थी। तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट बिंदु था कि हम अपने प्रदेश में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उनको हम किस प्रकार से प्रोत्साहन दें। तो उसमें एक विषय ये आया था, हमने इस बारे में अन्य राज्यों में जो व्यवस्था थी उसका भी अध्ययन किया और हमारे राज्य में भी जो 2013 से पहले व्यवस्था थी खिलाड़ियों के लिए, कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की एक व्यवस्था थी, तो उसका भी अध्ययन हमने किया और उसके बाद हमने ये पाया कि जैसे कम हमारे कई पड़ोसी राज्य हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पर जो ओलंपिक लेवल के या वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल के जो पदक धारक होते हैं उनको तो सीधे गजेटेड ऑफिसर लेवल की, डिप्टी एसपी लेवल की नौकरी देने का प्रावधान है। तो उसी से प्रेरित होकर हमने यहाँ पर भी एक प्रस्ताव बनाया और कल हमारी प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और हमारी खेल मंत्री जी ने भी इसको कैबिनेट के समक्ष रखा, मैडम रेखा आर्या जी ने, तो उनके उसमें पूरी कैबिनेट ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया और अब हमारे प्रदेश में भी लगभग 6 विभागों में 100 अभी शुरुआत में हमने लगभग 156 ऐसे पद चिन्हित किए हैं और जिन पे अलग अलग लेवल पे प्रदर्शन करने पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के। आपड़ो उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।